Hello, my dear student. Today we will discuss some important question. आज डे 3 है क्वेश्चन सीरीज का. तो देयर वाज अ cerebellar dysfunction in a patient. Which of the following activity will get disturbed in this patient as a result of this? कह रहा है कि cerebellar disinfection होता है पेशेंट के अंदर. तो ऐसा क्या उसको इशू हो रहे हैं या वो ऐसी क्या एक्टिविटी है उसकी वो कौन सी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी जिसकी वजह से उसमें ये डिसीज़ देखने को मिलेगी. तो देखें, ऑप्शन में दे रखा है सैलाइवेशन, हंगर कंट्रोल, पोस्चर एंड बैलेंस. तो बच्चों सेरेबेलर दे रखा है. सेरेबेलर से आप ध्यान रखेंगे जो ब्रेन का पार्ट होता है सेरेबेलम, ये उसे इंडिकेट करता है. और वो उसका फंक्शन क्या है सेरेबेलम का? उसका फंक्शन है पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करना. हमारी बॉडी में बैलेंस को कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन का सेरेबेलम पार्ट. क्लियर है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है ये समझ लेते हैं. ह्यूमन ब्रेन से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, और उसमें खाली यही क्वेश्चन, ये तो अभी एमसीक्यू में पूछा है, बट आपको यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. आप ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम तैयार करके जाएं, साथ में ह्यूमन ब्रेन के जितने पार्ट हैं उनमें उनके फंक्शन तैयार करें. ठीक है, आपको ऐसे ही छोटे छोटे 3 नंबर की फॉर्म में आप याद करेंगे उस क्वेश्चन को, और उसके हर एक पार्ट के जो मेन फंक्शन है वो ज़रूर करें कि कौन से इनवॉलेंट्री एक्शन और कौन से वॉलेंट्री एक्शन वो कंट्रोल करता है. तो आप ध्यान रखेंगे, अभी हमने सेरेबेलम की बात की, उसका काम है पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. इन स्नेल में बात करें, इंडिविजुअल कैन बिगिन लाइफ एज अ मेल. जो खाली अगर एक सिंगल है तो वो मेल की तरह अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करता है, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन. ठीक है, और ये किस बात पर भी निर्भर करेगा? उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन पे. दे कैन बिकम फीमेल एज दे ग्रो. स्नेल की अगर हम बात कर रहे तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के आधार पर वो बाद में चल के एज अ फीमेल ग्रो करता है. दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है कि मेल स्नेल में जो जेनेटिक मेकअप है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट जेनेटिक मेकअप है. फीमेल के केस में जेनेटिक मेकअप जो है वो डोमिनेंट है. या फिर सेक्स क्रोमोसोम कैन चेंज स्नेल लाइफ टाइम. जो सेक्स क्रोमोसोम है आपको पता ही है, सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं उसकी लाइफ टाइम को, उसको स्नेल की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं. अगर हम बात करें, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन. क्यों? कि सेक्स इज़ नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल. जो सेक्स है वो बचपन जेनेटिक लेवल पे ही डिटरमाइन नहीं किया गया है ना, निर्धारित ही नहीं होता. इसी वजह से इसका आंसर है डी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग केसेस अ रे ऑफ इंसिडेंस ऑन अ कॉन्केव मिरर, इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0. कह रहा है कि रे ऑफ इंसिडेंट की अगर हम बात कर रहे हैं किसके केस में? कॉन्केव मिरर के केस में. ओके, तो इन विच केस एंगल ऑफ इंसिडेंस, कौन सी वो कंडीशन है जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 हो जाएगा? तो स्टूडेंट इसे आप ऐसे समझेंगे कि आपने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, और जब अगर आप किसकी बात करें, यहाँ पर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं हम. ओके, जब कोई रे किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी पाथ पर आपको पता है बाउंस बैक हो जाती है. इस डायरेक्शन में आई और उसी पाथ पर ये क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, अ रे पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली. तो इसीलिए जब इंसिडेंस का जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो 0 हो जाएगा इस वाली कंडीशन में. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. सो स्टूडेंट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ प्रिज्म से क्वेश्चन लिया गया है, और प्रिज्म में आपको एक वाइट लाइट, आज मैंने क्लास में ये एक्चुअली स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, और आप जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको मैं डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ये बता चुकी हूँ कि जब कोई वाइट रेज किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट आउट हो जाती है. ये न्यूटन ने इसको प्रूफ करके देखा था. और अगर इसी के बराबर में किसी इन्वर्टेड फॉर्म में, यानी किसी ट्राइंगल को
एक बार हम इसे इरेज कर लेते हैं। किसी प्रिज्म को हम ऐसे इन्वर्टेड फॉर्म में वापस रख देते हैं और जब इससे ये जो रेस इसमें से पास होंगी तो अगेन ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक सिंगल लाइट में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये न्यूटन ने इसको प्रूफ किया था। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखें कि जो वाइट कलर है वो 7 कलर से मिलकर बना है। तो विबग्योर के कलर आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। बच्चों 2 नंबर में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अभी यहाँ पे पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कलर ऑफ रे, है ना। तो ए कौन सा कलर है, इसमें डायग्राम से आपको आइडेंटिफाई करना है। इसे बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे दे रखा है, तो आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जो ए है वो कम डेविएट हो रहा है और बी जो है वो ज़्यादा डेविएट हो रहा है। तो कम डेविएट कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है। ओके, कम डेविएट होता है रेड कलर। इसीलिए जो साइन बनाए जाते हैं डेंजर वगैरह के वो रेड कलर से बनाए जाते हैं ताकि दूर से ही दिख जाए। समझ गए, दूर से ही इजीली विजिबल हो, इसीलिए उसके साइन जो बनाएंगे वो रेड कलर से बनाए जाते हैं। और जो ज़्यादा डेविएट होगा वो है बी, वॉयलेट। तो ये विबग्योर के कलर हो गए, ये आपको ड्रॉ करने के लिए भी आता है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे याद करेंगे कि थ्योरी की फॉर्म में भी आप इसे लिख के आ सकें, और ये डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। कुछ नहीं है इसमें, इतना इजी डायग्राम है, फिर भी बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। जब मैं बोर्ड की कॉपी चेक करने बैठती हूँ तो मुझे नज़र आता है कि क्या बच्चों ने मिस्टेक ब्लंडर किया हुआ है, और ये फ्री के नंबर दिलाता है ऐसे क्वेश्चन जो है। आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो करेक्ट पूछ लेगा बच्चों से तो बच्चा इजीली बता पाता है। ये क्वेश्चन घुमाने के लिए होते हैं, नॉट लगा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे रहना है। कह रहा है द एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम। अगर जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो खाना प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, है ना, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर के पास है। बिकॉज ऐसा क्यों है, पहला कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनमें से इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है हमें। कह रहा है इट इज़ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल विच एब्जॉर्ब 1% ऑफ लाइट एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। तो ये तो ठीक है, कह रहा है फर्स्ट जो ट्रॉफिकल लेवल है, पहला ट्रॉफिकल लेवल एब्जॉर्ब करेगा सिर्फ 1% लाइट को डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स से। फिर कह रहा है इट यूटिलाइज द मोस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर इट्स ओन रेस्पिरेशन ग्रोथ। अब यही तो होता है प्रोसेस, जो केमिकल एनर्जी यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल कर ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं। तो ये भी सही है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मूवमेंट। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर सही है। अब क्या सही नहीं है, इट यूटिलाइज 10% ऑफ लाइट एनर्जी। ये यूटिलाइज कर लेता है 10% ऑफ लाइट एनर्जी को एंड ट्रांसफर द रेस्ट टू द नेक्स्ट ट्रॉफिकल लेवल, और बाकी बची हुई किसको भेज देगा, नेक्स्ट ट्रॉफिकल लेवल को। तो ये आंसर ठीक नहीं है इसका। ओके, क्या ठीक होगा, इट ट्रांसफर ओनली 10% ऑफ लाइट एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिकल लेवल। ये क्या करेगा, 10% ऑफ लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। इसे हम करेक्ट कैसे कर सकते थे, इनकरेक्ट है तो इसे हम ऐसे करेक्ट कर सकते थे कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसके पास मैक्सिमम क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी। तो वो एनर्जी डायरेक्ट किससे ले रहा है, सन से ले रहा है, और वो किस प्रोसेस के थ्रू ले रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और बाकी देन वो 10% ट्रांसफ़र करता जाएगा आगे। ओके, तो इस तरह से इसे करेक्ट कर सकते थे। चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और डे 3 1 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आज की क्लास को फिनिश करते हैं। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके 90+ मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।